अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम पढ़ रहे थे रीनल पैथोलॉजी और मैंने उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बता भी दी हैं, जिसमें ग्लोमेरुलर डिजीजेज होगी, ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिजीज होगी, फिर वैस्कुलर डिजीज होगी, और अब हम करने लगे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज। ठीक है। अच्छा, क्रॉनिक किडनी डिजीज को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने आपको जो बताया था ना, ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिजीजेस में एक डिजीज थी दैट वाज क्रॉनिक रिफ्लक्स एसोसिएटेड नेफ्रोपैथी, या फिर क्रॉनिक मतलब वो भी आपकी क्रॉनिक किडनी डिजीज की एक पार्ट थी। ठीक है। तो आपने ये नहीं कहना कि वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। बेसिकली क्रॉनिक वो एक स्पेसिफिक चीज़ थी, वो रिफ्लक्स एसोसिएटेड नेफ्रोपैथी थी जो आपकी नेफ्रॉन्स की स्पेशली ट्यूब्यूल्स और इंटरस्टिशन को इन्वॉल्व करी थी। ये जो आपका है ना क्रॉनिक किडनी डिजीज, ये आपकी डिजीज मतलब पूरी किडनी में कोई भी कंडीशन हो जो आहिस्ता आहिस्ता डेवलपिंग हो, और जिसकी वजह से आपकी किडनी जो है वो आफ्टर अ पीरियड ऑफ ईयर्स इतनी खराब हो जाए कि वो एंड स्टेज रीनल डिजीज की तरफ चला जाए, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज क्रॉनिक किडनी डिजीज। इसमें हमने ये नहीं स्पेसिफाई किया हुआ कि हमारे पास रिफ्लक्स एसोसिएटेड कॉज है या वट एवर इज द कॉज, बस ये है कि वो क्रॉनिक इन्फेक्शन होना चाहिए, मतलब किसी भी वजह से इन्फेक्शन हुआ। शायद यही हो सकता है कि हमारे पास लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन थी जिसने आपकी आहिस्ता आहिस्ता किडनी को डैमेज किया ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, सालों लग गए, और उसके बाद किडनी की जो हाल थी वो इतना खराब था, क्योंकि आपको पता है अगर सालों लगे तो जाहिर सी बात है कि क्या चीज चल रही होगी आपके साथ साथ, इन्फेक्शन हो रहा है, मतलब उसको कोई सपोज कहते हैं हाइपरटेंशन, ये लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन है और मुसलसल रेज्ड हाइपरटेंशन है, तो उसकी वजह से बार बार किडनी में इन्फ्लेमेशन हो रही है। पहले उस पर प्रेशर पड़ रहा है, फिर उसमें इन्फ्लेमेशन हो रही है, उसके बाद इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में क्या होता है, हीलिंग होती है, थोड़ी बहुत हीलिंग, पार्शियल हीलिंग, नॉट कंप्लीट हीलिंग। हीलिंग के बाद उस एरिया की स्कारिंग हो जाती है। ठीक है। फिर स्कारिंग के बाद दोबारा से बाकी फंक्शनल एरिया काम करता है, कुछ एडेप्टेशन होती है, कुछ फिर से हीलिंग, स्कारिंग, ये प्रोसेस मुसलसल कंटिन्यू है। लेकिन एट द एंड स्टेज क्या हुआ कि इतना टिश्यू स्कार हो गया कि अब हमारे पास किडनी अपना फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर पा रही और आहिस्ता आहिस्ता एंड स्टेज रीनल डिजीज की तरफ जा रही है। ठीक है। तो जब भी आप किडनी में इस तरह एज अ होल किडनी की बात कर रहे होते हैं, तो उसमें आपने चार चीजों को ना किडनी की लाजमी बताना होता है कि उनमें क्या चल रही है, क्योंकि आपको पता है किडनी है ही उन चार चीजों के मजमुए से मिलकर बनी हुई। दिस इज योर किडनी। इसमें आपका एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, ग्लोमेरुलस होता है। तो आप हमेशा जब भी आप किडनी को एज अ होल डिस्कस करते हैं तो आप उन चारों चीजों की कंडीशन के बारे में बताते हैं। ग्लोमेरुलस की कंडीशन सबसे पहली, फिर ग्लोमेरुलस किससे लाइन किस में जाके एम्प्टी होते हैं, ट्यूब्यूल्स में। दूसरी चीज आपकी किडनी के ट्यूब्यूल्स है। फिर उसके बाद आपके पास जो आसपास सारा एरिया पड़ा हुआ है वो किडनी का इंटरस्टिशियम है। ठीक हो गया जी, ये हो गया इंटरस्टिशियम। और उसके अलावा आपको पता है वैसे तो ग्लोमेरुलस भी कैपिलरीज है, लेकिन बाकी सारी जो ब्लड वेसल्स है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द किडनी। तो उसके बाद हम बताते हैं कि वैस्कुलर एरिया का क्या हाल है। तो हमने जाहिर है क्रोनिक किडनी डिजीज CKD के नाम से भी इसको लिखते हैं। तो CKD में हमने बताना होता है कि भाई ये चारों चीजें खराब हो रही। ग्लोमेरुलस का क्या होगा, जाहिर सी बात है लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन, तो बार बार प्रेशर पड़ा, बार बार ठीक हुआ, आखिरकार हार्डनिंग, स्क्लेरोसिस। ट्यूब्यूल्स में क्या हुआ, ट्यूब्यूल्स की नेक्रोसिस, एट्रोफी ऑफ ट्यूब्यूल्स। इंटरस्टिशियम में क्या हो रहा है, बार बार हीलिंग के रिजल्ट में फाइब्रोसिस, इंटरस्टिशियम इज नॉट वर्किंग नाउ। और वैस्कुलर यानी आपकी जो वेसल्स है उनमें क्या हो रहा है, वेसल्स में भी आपकी हार्डनिंग, स्क्लेरोसिस। तो ये सारे के सारे चेंजेस आपके CKD में डेवलप हो रहे होते हैं। ठीक है। अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है, मतलब अगर हम सारा को थोड़ा सा और डिटेल में बात करें, तो सबसे पहली जो चीज स्टार्ट होती है इसमें यही है कि हमारे पास प्रोग्रेसिव रीनल डैमेज है। मैंने आपको बताया कि आहिस्ता आहिस्ता होने वाला रीनल डैमेज जो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस कर रहा है और बढ़ता जा रहा है और ठीक नहीं हो रहा। और अभी मैंने आपसे यही बात की थी कि जब हमारे पास किडनी डैमेज स्टार्ट हुआ है ड्यू टू एनी अंडरलाइंग कॉज, तो सबसे पहले क्या होता है, जब डैमेज होता है तो बॉडी उस डैमेज को ठीक करती है और उसके खिलाफ एडेप्टिव मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट करती है कि किसी तरह मैं इस सारे सिनेरियो से कोप अप कर लूं। अब हुआ क्या, हमारे पास जो भी हमारी कॉज बनी उसकी वजह से किडनी में डैमेज हुआ, प्रोग्रेसिव डैमेज था, कुछ नेफ्रॉन्स लॉस हो गई। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स जो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है, ये लॉस हो रही है, जाहिर है जिनकी स्क्लेरोसिस और हार्डनिंग वगैरह हो जाती है, ये एट्रोफी हो जाती है, उनका फंक्शन तो खत्म हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी नेफ्रॉन जो है वो कम होती जा रही है। अब नेफ्रॉन अगर किडनी में कम होगी तो हमारा तो जनरल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, ज़ाहिर है एक किडनी पूरी का एक GFR होता है ना ग्लोमेरुलर के, एक पूरी किडनी में से एक टाइम में कितना ग्लोमेरुलस में से फ्लूइड फिल्टर आउट हो रहा है। अब नेफ्रॉन्स जो फंक्शनिंग नेफ्रॉन्स है वो जब डिक्रीज हो रही है तो जाहिर सी बात है कि GFR भी डिक्रीज होगा। ऐसा ही है, जब GFR हमारा डिक्रीज होगा तो हमारी बॉडी अडेप्टिव मैकेनिज्म करती है कि सपोज अगर मेरे पास इधर यहाँ पर 100 नेफ्रॉन्स थी, वैसे ही मैं एग्जांपल ले रही हूँ, 100 नेफ्रॉन्स थी अगर इस किडनी में, जिनमें से मैं कहती हूँ कि हमारे पास अगर 20 जो है वो खराब हो गई, नॉन फंक्शनिंग हो गई, अब बच गई है बाकी हमारे पास 80।
तो अब क्या होगा कि जाहिर सी बात है पहले 100 नेफ्रॉन्स जीएफआर जो दे रही थी वो अब 80 नेफ्रॉन्स ने देना है, तो उनका जो 80 बची हुई नेफ्रॉन्स है वो क्या करेंगी, अपनी फिल्ट्रेशन को ज्यादा कर देंगी, नॉर्मल जितनी करती थी वो उससे वो ज्यादा फिल्ट्रेशन करेंगी, हाइपर फिल्ट्रेशन करेंगी, तो वो जो 20 लॉस हो चुकी है वो उनकी जगह भी उनकी वाली फिल्ट्रेशन भी हो सकता है पूरी कर लें, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि प्रोग्रेसिव रीनल डैमेज एडेप्टिव मैकेनिज्म्स एक्टिवेट होते हैं, जिसके रिजल्ट में ग्लोमेरुलर हाइपर फिल्ट्रेशन शुरू हो जाती है उन एरियाज की जो अभी भी काम कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है ग्लोमेरुलस से जब हाइपर फिल्ट्रेशन होगी, जरूरत से ज्यादा फिल्ट्रेशन होगी, तो ये भी एक मसले की बात है, बिकॉज उस ग्लोमेरुलस पे लोड ज्यादा होगा, उस नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स पे लोड ज्यादा हो रहा होगा और मसला बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। इस सारे सिनेरियो के रिजल्ट में ज़ाहिर है, क्योंकि ये तो प्रोग्रेसिव डैमेज है, अगर थोड़ा सा अडेप्टेशन हो भी जाती है, आहिस्ता आहिस्ता नेफ्रॉन्स मजीद लॉस होंगी, हमारी बॉडी बहुत ज्यादा अडेप्ट नहीं कर पाती। इसके रिजल्ट में क्या क्या चीजें खराब हो रही, जाहिर सी बात है कि जीएफआर रिड्यूस हुआ है, बेशक हाइपर फिल्ट्रेशन से उससे कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करें, बट दे कैन नॉट डू इट 100%। तो हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, सबसे पहले बॉडी में यूरिया और क्रेटिनिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। फिर हमारी बॉडी में जिस चीज को रीअब्जॉर्ब होकर वापस आना था, अब वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पा रही, तो उसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा, यानी हमारा सोडियम आयन जो रीअब्जॉर्ब होना चाहिए था वो नहीं रीअब्जॉर्ब हो रहा, तो बॉडी में हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। हमारा पोटेशियम आयन जिसको सिक्रीट होना चाहिए था वो सिक्रीट नहीं हो रहा, तो उसका हाइपरकेलीमिया हो जाता है। तो ये आपकी सारी बॉडी के चेंजेस हैं। अब आपके जो क्वेश्चन आते हैं ना, एससीक्यू आता होता है क्रोनिक किडनी डिजीज का, दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसमें वो आपसे पूछते हैं कि प्रोफाइल बताएं, बायोकेमिकल प्रोफाइल बताएं ऑफ अ पेशेंट ऑफ सीकेडी। ये आपका पूरा एससीक्यू का एक सवाल आता है, बायोकेमिकल प्रोफाइल ऑफ पेशेंट ऑफ सीकेडी। बायोकेमिकल प्रोफाइल का मतलब है कि उसके ब्लड में क्या क्या चीजें किस हिसाब से बढ़ी हुई और कम हुई हुई होंगी। तो उसमें आपने यही लिखना है जो मैंने आपको बताया कि इंक्रीज यूरिया क्रेटिनिन है पेशेंट के ब्लड में, हाइपोनेट्रीमिया यानी डिक्रीज्ड सोडियम, हाइपरकेलीमिया यानी इंक्रीज्ड पोटेशियम लेवल। अब इनकी वजह से, हाइपरकेलीमिया की वजह से आपका हो जाता है एसिडोसिस, ठीक है जी, क्योंकि एसिडिटी बढ़ जाती है आपकी सोडियम डिक्रीज और पोटेशियम इंक्रीज होने की वजह से। फिर आपको पता है हमारे पास किडनी के दो और इम्पोर्टेंट फंक्शन भी होते हैं, सिर्फ ये वाले फंक्शन नहीं होते, बल्कि किडनी ने हमारा एक और काम करना होता है कि ये प्रोड्यूस करती है एरिथ्रोपोइटिन, और एरिथ्रोपोइटिन का काम होता है एरिथ्रोपोइसिस यानी नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, ठीक है। तो उसमें भी किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब अगर किडनी की डिजीज है, क्रॉनिक किडनी डिजीज, उसमें किडनी के सारे फंक्शन लॉस हो रहे हैं, तो किडनी एरिथ्रोपोइटिन भी नहीं बनाएगी, एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा तो रेड ब्लड सेल्स भी नहीं बनेंगे, रेड ब्लड सेल नॉर्मल नहीं बनेंगे तो एनीमिया हो जाएगा। तो पेशेंट के डिक्रीज्ड आरबीसीज एंड एनीमिया भी आपने प्रोफाइल में लिखना है। और फिर किडनी का एक और काम है, अब बताए हमारे पास जो एक्टिव विटामिन डी की फॉर्म होती है दैट इज 125 डाईहाइड्रोक्सीकोल कैल्सिफेरोल, ये आपकी एक्टिव विटामिन डी की फॉर्म होती है। जो आपका विटामिन डी फंक्शनिंग होता है सबसे ज्यादा वो इस फॉर्म में होता है, और विटामिन डी को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने में जो आखिरी स्टेप, जो मेजर आखिरी स्टेप होता है वो किडनी में होता है। अगर ये किडनी में ये वो स्टेप नहीं होगा तो विटामिन डी अपनी जगह पर नहीं होगा, विटामिन डी नहीं बनेगा, तो विटामिन डी ने क्या करना होता है कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करनी होती है, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी बायोकेमिकल प्रोफाइल जो आप लिखेंगे उसमें यूरिया क्रेटिनिन सोडियम पोटेशियम एसिडोसिस एनीमिया हाइपोकैल्सीमिया सारी चीजें आपने लाजमी लिखनी है, ठीक है जी। तो ये आपकी बायोकेमिकल प्रोफाइल है। फिर हम देखते हैं कि पेशेंट की मॉर्फोलॉजी क्या है, यानी कि इसमें आपकी किडनी की क्या हालत होती है। अब आपने याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस इस कंडीशन को आपकी, जो मैंने आपको बताया था क्रोनिक रिफ्लक्स एसोसिएटेड नेफ्रोपैथी जो ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिजीज थी उससे जो डिफरेंशिएट करती है वो ये मेन बात है कि उसमें अनइवन स्कारिंग थी और इसमें सिमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ किडनी है, ठीक है। आपको जो किडनी नजर आएगी वो सिमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्टेड नजर आएगी, बिकॉज पूरी किडनी में आहिस्ता आहिस्ता मसला डेवलप है, सारी की सारी ही ऐसी अजीबोगरीब शक्ल की कॉन्ट्रैक्टेड सी होगी। उसके बाद ये हम अब ग्रॉस अपीयरेंस की बात करें, ठीक है, कि अगर उसकी ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हैं तो ब्लड वेसल्स क्योंकि हाइपरट्रोफी और उनमें भी स्क्लेरोसिस सब कुछ होगा तो रेड ब्राउन अपीयरेंस होती है। और उसके साथ साथ किडनी सारी की सारी जिस तरह मैंने बताया ना, एक तो हड्डी बोल की कॉन्ट्रैक्टेड और ग्रेनुलर सी हो जाती है। वैसे आपको देखेंगे ना किडनी, अगर जो सही किडनी होती है हेल्दी किडनी, उसकी बहुत शाइनी ग्लॉसी सरफेस होती है, लेकिन इस कंडीशन में बिकॉज ऑफ प्रोग्रेसिव डैमेज एंड हार्डनिंग किडनी की बिल्कुल सरफेस ऐसी हो जाती है जैसे ग्रेन्यूज होते हैं लेदर में, वो रफ वाली जो लेदर है उसकी सरफेस जैसी इसकी सरफेस हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको ग्रॉस अपीयरेंस में और हाथ लगाने में और आपको जगह जगह पर स्कार्स भी मिलेंगे। अब आप माइक्रोस्कोपिक जब एग्जामिनेशन करेंगे तो माइक्रोस्कोपिक में यही वाली चार बातें आपने लिख देनी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी कि ग्लोमेरुलस क्या है,
ग्लोमेरुलस की ऑब्लिटरेशन हुई हुई है, स्क्लेरोसिस हुआ है, इंटरस्टिशियल में फाइब्रोसिस हुआ है, ट्यूब्यूल्स की एट्रोफी हो रही है, वैस्कुलर चेंजेस आ रहे हैं और वेसल्स जो है उनके भी ल्यूमेन नैरो हुए हैं, स्क्लेरोसिस हुआ है उनमें भी, ठीक है। तो यही चारों चीजों को आपने डिस्कस करना है। ये आपका ग्रॉस व्यू था और ये आपका माइक्रोस्कोपिक व्यू है, और सबका रिजल्ट जो होता है वो एंड स्टेज रीनल डिजीज या एंड स्टेज किडनी डिजीज में जाके खत्म होता है। आखिर में बात करते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स के पेशेंट में किस तरह प्रेजेंट करते हैं। कभी कभार बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि इन चीज़ों का एकदम से ऑनसेट हो, इंसिडियस ऑनसेट हो। नॉर्मली इनका बहुत लेट ऑनसेट होता है, मतलब ये सारी जो आपको बातें नज़र आती हैं बहुत लेटली आती हैं, और पेशेंट तो नॉर्मली बिल्कुल खुद को ठीक फील करता है। जो आपको अक्सर इसका डायग्नोसिस होता है ना, वो आपका एक्सीडेंटल डायग्नोसिस होता है कि आप कोई और चीज़ असेस कर रहे थे जिसमें आपको इसके बारे में पता चल गया, और पेशेंट को जब आपने सपोज यूरिन आर किया तो आपको उसमें प्रोटीन मिल गया, उसके साथ पेशेंट हाइपरटेंसिव था और उसके साथ साथ एजोटीमिया भी डेवलप हुआ था। तो ये सारी कंडीशंस जो है ना वो आपको एक्सीडेंटली डिस्कवर होती हैं अगर थोड़ा जल्दी स्टेज पे हो, और अगर बहुत लेट हो जाए तो फिर ये सारी चीज़ें खुद ब खुद आपको अपने आप को मैनिफेस्ट कर देती हैं। जाहिर सी बात है कि पेशेंट को ब्लड भी आने लग जाएगा, हेमेचूरिया हो जाएगा थोड़ा थोड़ा यूरिन में, और प्रोटीन यूरिया जब ज़्यादा होगा तो वो फिर आपकी बॉडी में एडीमा के तौर पे प्रेजेंट करता है, और आखिर में इतनी ज़्यादा किडनी ख़राब हो चुकी होती है कि इसका प्रोग्नोसिस बहुत ही पुअर है। आप किडनी ट्रांसप्लांट करा लें तो किसी हद तक जो ट्रांसप्लांट अगर रिजेक्ट ना हो तो वो चल जाता है, अदरवाइज मुश्किल ही होता है इसको चलाना। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू।